हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट। कि बैंकिंग सिस्टम की जो लिक्विडिटी है उसमें डेफिसिट की सिचुएशन, डेफिसिट मोड यहाँ पर ऑन हो गया है। तो रिसेंटली करंट अफेयर्स में काफी सारी न्यूज आइटम्स से रिलेटेड वहां पर चल रही थी। सोचा इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसके रीजन हैं, क्या इसके इंपैक्ट देखे जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करने से पहले छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर रन किए जा रहे हैं। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और एक आपका टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपकी एकेडमिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, सेकंड आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि यूपीएससी के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस की एनहांसमेंट यहाँ पर, परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होती जाए। वही टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी उन्हीं लाइंस पर डिजाइन किया गया है ताकि आपके फंडामेंटल टेस्ट भी यहाँ पर कवर हो, एडवांस टेस्ट भी कवर हो और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कवर किए जा सकें। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आपके किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करवाइए। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। कंटेक्स्ट क्या है, इस तरीके की न्यूज आइटम्स आपने वहां पर देखी होंगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मई 2019 की जो हमारा बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी सिचुएशन है वो डेफिसिट मोड में जा चुकी है। अब यदि अगर हम बात करें लिक्विडिटी को एज अ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, सिंपल शब्दों में बात करूं कि कैश की कितनी अवेलेबिलिटी है, कि लिक्विडिटी से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज को ट्रांजैक्ट करना कितना इजी है। तो कैश सबसे इजी है, विद इन अ सेकंड आप उसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें रियल एस्टेट के बारे में, उसको आपको अगर कहीं बेचना है या उसको कैश में कन्वर्ट करना है तो और ज्यादा समय वहां पर लगेगा, गोल्ड को थोड़ा कम लगेगा। फिर वैसे अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, जब हम बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कि एफडीज की लिक्विडिटी कम रहती है कि इजिली आप उसे अगर तोड़वाना चाहें थोड़ी बहुत आपको वहां पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। बट वहीं अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है वहां से आप इजिली पैसा निकाल सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी की जो सिचुएशन ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की बात करें कि बैंक के पास कितनी कैश की अवेलेबिलिटी है, तो ये जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है वो यहां पर डेफिसिट मोड में आ चुकी है ऑफ अराउंड 21,000 करोड़ ऑन सितंबर 20, 2022। और वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें नवंबर 2021 की, तो उस दौरान ये लिक्विडिटी सरप्लस में था, कि पॉजिटिव में था, ज्यादा यहां पर अवेलेबल थी, 8 लाख करोड़ की यहां पर वैल्यू थी। अब ये इतनी ज्यादा सरप्लस में क्यों थी, दोबारा से एक रिकैप करते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा इसके बारे में। पेंडेमिक आया, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लगी, लॉकडाउन वहां पर इंपोज किए गए, जो पूरी आपकी इकोनॉमी थी, आज जब हम जीडीपी नंबर्स के बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होनी यहां पर शुरू होगी। तो वहां पर कौन आए, आरबीआई आ रहा और भारत सरकार आई। नंबर ऑफ रिफॉर्म पैकेजेस यहां पर अनाउंस किए गए, आरबीआई द्वारा यहां पर रेपो रेट कम कर दिया गया ताकि इजीली वहां पर बैंक्स पैसा ले सकें आरबीआई से, दोबारा से पैसा इन्फ्यूज किया गया ताकि इकोनॉमी को यहां पर रिवाइव किया जा सके। अब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यहां पर क्या हुआ, जब पैसा इन्फ्यूज किया गया उसकी वजह से लिक्विडिटी सरप्लस यहां पर क्रिएट हो गया। लिक्विडिटी सरप्लस जब यहां पर क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहां पर क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से हमने थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन भी वहां पर विटनेस की थी, जो कि एक तरीके से हम कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, कि लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उस तरीके से उनके द्वारा डिमांड भी वहां पर की जा रही है, जो कि सप्लाई जिसे मैच नहीं कर पा रही, जिसके चलते प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अर्थात इन्फ्लेशन वहां पर हो रही है। बट अब यहां पर क्या हुआ कि अब आपका ये डेफिसिट मोड में जा चुका है। अब वही बात समझनी है कि इसके क्या रीजंस यहां पर सामने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के ही बारे में, तो लिक्विडिटी हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कितना उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें। अब बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स, बैंक के लिए क्या बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स हैं, अब आप खुद ही सोचिए। बैंक के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ बिजनेस क्या है कि वहां पर उनके द्वारा जो लोन्स दिए जा रहे हैं, लोन्स के माध्यम से ही तो बैंक्स वहां पर पैसा कमाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट लोग अपना पे करेंगे वहीं से तो उनके द्वारा पैसा कमाया जाएगा। तो जब इस प्रकार की दिक्कतें वहां पर आए कि उनके पास रिजर्व्स की कमी है, कैश की कमी है, तो जब इस प्रकार की कैश की कमी वहां पर आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे कि लिक्विडिटी अब आपकी डेफिसिट में जा चुकी है। बट जब अब कैश बहुत सारा अवेलेबल है बैंक के पास अपनी इस तरीके की बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, तब आपकी लिक्विडिटी यहां पर सरप्लस में रहेगी। ठीक है जी। अब वहीं बात करें कब ये डिसाइड होता है कि आपका डेफिसिट में है, कब ये सरप्लस में है। ऑन एनी गिवन डे जब आपका बैंकिंग सिस्टम यहां पर, अर्थात जितने भी बैंक्स हैं उसका जो पूरा सिस्टम है, वो यदि नेट बोरोअर बन जाता है आरबीआई से, कि उन्होंने यहां पर आरबीआई से उधार लिया है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इस फैसिलिटी के अंतर्गत काफी सारे टूल्स यहां पर रहते हैं, कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में यहां पर बताना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, रेपो रेट ऑपरेशन जैसे कंडक्ट किए जाते हैं, उसके अलावा कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब रेपो रेट ऑपरेशन के माध्यम से क्या रहता है, आरबीआई बैंक्स को वहां पर लोन एक्सटेंड करता है। तो
यदि किसी भी दिन बैंकिंग सिस्टम हमारा नेट बोरोवर है कि उनके द्वारा यहां पर उधार लिया गया है आरबीआई से, तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो आपकी बैंकिंग सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो आपकी डेफिसिट मोड में है, अर्थात कि बैंक्स के पास या बैंकिंग सिस्टम के पास यहां पर कैश की अवेलेबिलिटी नहीं थी, उन्हें आरबीआई से उधार लेना पड़ा, तो इसलिए वो डेफिसिट मोड में यहां पर कहलाएगी। वहीं यदि आरबीआई यहां पर आपका नेट बोरोवर बन जाता है, या वैसे वर्षा करें कि बैंकिंग सिस्टम आपका नेट लेंडर बन जाता है टू द आरबीआई, कि बैंक यहां पर आरबीआई को पैसा पार कर रहे हैं, अपना उधार दे रहे हैं, तब हम कहेंगे कि जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी है ये यहां पर सरप्लस में है। तो इस तरीके से यहां पर डिसाइड किया था। तो अभी क्या हुआ, ये आपकी डेफिसिट मोड में यहां पर आ गई है सितंबर 20 को। अब वहीं अगर हम जैसे इस ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि पहले टाइम से कि बहुत ज्यादा सरप्लस में हम यहां पर चीजें देख रहे थे, ठीक है, सरप्लस लिक्विडिटी यहां पर देखी, अब जाके ये आपकी डेफिसिट मोड में आई है। तो जो अगर हम बात करें कि सरप्लस लिक्विडिटी का हमें क्या, क्यों इसको डेफिसिट में कन्वर्ट करने की कोशिश भी की गई, क्या यहां पर ऑब्जेक्टिव था, कि डेफिनेटली हम चाहते थे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो यहां पर क्रिएट हो रहे हैं सरप्लस लिक्विडिटी की वजह से, हालांकि जो इन्फ्लेशन हमने करंटली विटनेस की है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सरप्लस लिक्विडिटी ही एक मेजर रीजन नहीं है, सप्लाई साइड बहुत सारी डिसरप्शंस थी जिसकी वजह से हमने इन्फ्लेशन वहां विटनेस किए, बट सरकार द्वारा नंबर ऑफ एफर्ट्स यहां पर रखे जा रहे थे इस लिक्विडिटी आरबीआई द्वारा नंबर ऑफ एफर्ट्स यहां पर रखे जा रहे थे इस लिक्विडिटी सरप्लस को थोड़ा कम करने के लिए, जो कि हम बाय द मींस ऑफ ग्राफ यहां पर देख सकते हैं कि कम भी की गई है। बट डेफिसिट में चल जाएगी तो मतलब क्या है कि अब बैंक्स के पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, उन्हें कैश यहां पर चाहिए होगा। अब वही बात आ जाती है कि अगर कैश की अवेलेबिलिटी यहां पर नहीं हुई है तो सडनली क्या रीजन थे जिनकी वजह से हमने ये ग्राफ यहां पर देखा, तो उसी को समझने की यहां पर थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। पहली बात कि इंप्रूवमेंट इन डिमांड फॉर क्रेडिट, थोड़ा एक प्रोसेस समझते हैं बैंक्स के एंड पे कि किस तरीके से बैंक्स वहां पर काम करते हैं। तो यदि अगर हम किसी भी बैंक के बारे में बात करें, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, बाय द मींस ऑफ डिपॉजिट्स, उसके बाद वो पैसा आगे कैसे आगे लेके जा रहे हैं, कैसे वहां से पैसे कमा रहे हैं, कि लोन्स एक्सटेंड करते हुए। उसी दौरान जो एक सीआरआर और एसएलआर के बारे में आपने सुना होगा, ये जो दो रिक्वायरमेंट्स है जो कि बैंक को फुलफिल करनी होती है, अपने बिल्कुल मेंटेन करके रखनी होती है, जिसके हिसाब से कुछ पैसा उन्हें रिजर्व करके रखना होता है। आपके लिए होमवर्क क्या है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सीआरआर और एसएलआर की करंट वैल्यू यहां पर क्या चल रही है। अब यदि हम बात करें कि डिपॉजिट्स जो वहां पर आ रहे हैं जिसके माध्यम पे आगे लोन्स एक्सटेंड किए जा रहे हैं, कि यहां पर क्रेडिट की डिमांड बढ़ती जाए, लोन की डिमांड अगर यदि बढ़ती जाए तो डेफिनेटली जो बैंक के पास अपना अवेलेबल कैश है वो यहां पर कम होता जाएगा, तो डेफिनेटली लिक्विडिटी आपकी वहां पर डेफिसिट मोड में जानी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट यहां पर देखें कि जो एडवांस टैक्स पेमेंट्स की गई हैं कॉर्पोरेट्स द्वारा, अब कॉर्पोरेट्स का पैसा कहां रहेगा, बैंक के पास ही रहेगा, बैंक के पास ही उन्होंने अपने बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखे होंगे, यहां पर सारा उनका पैसा मैनेज किया जा रहा है। अब यहां पर एडवांस टैक्स पेमेंट्स की गई है कॉर्पोरेट्स द्वारा सरकार को, तो यहां पर क्या हुआ कि बैंक्स ऑलरेडी लोन्स तो सैंक्शन कर ही रहे थे, बट यहां पर उन्हें अलग से सरकार को भी थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ा, कि जो उनके अकाउंट होल्डर जिनके द्वारा डिपॉजिट्स यहां पर किए गए थे, जब उन्होंने यहां पर कहा कि जी हां हम एडवांस टैक्स पेमेंट्स करना चाहते हैं, हमारा पैसा सरकार को यहां पर कर दिया जाए, तब भी यहां पर कैश की कमी आ जाएगी। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन कि जो आरबीआई द्वारा यहां पर इंटरवेंशन की गई है फॉरेक्स मार्केट में, यदि आपको याद हो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डॉलर और रुपी के स्वैप ऑक्शंस के बारे में। अब उसके माध्यम से क्या था कि आरबीआई यहां पर डॉलर्स मार्केट में उतारा था, रुपया बाहर निकाल रहा था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से रुपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है, हम उसको थोड़ा स्मूदन कर सकें, उस ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूथ कर सकें, तब इस तरीके के ऑक्शंस वहां पर कंडक्ट किए गए। तो उस दौरान फॉरेक्स मार्केट से जो हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल थे उनको हमने बैंक्स को दिया, बैंक्स ने हमें वापस पैसा दिया, तो दोबारा से बैंक्स के पास यहां पर कैश की कमी यहां पर आ गई। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर आ जाता है। और फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर क्या है कि जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ हमने देखी वो क्रेडिट डिमांड की ग्रोथ के पैरेलल नहीं थी, अर्थात थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने क्रेडिट ग्रोथ यहां पर देखी 4.77% की देखी, बट जो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ थी वो बिल्कुल 3.21% की थी, कि डिपॉजिट्स इतने यहां पर नहीं हो रहे बट क्रेडिट और ज्यादा इशू किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी यहां पर कैश की अवेलेबिलिटी बैंक के पास कम होगी, जिसकी वजह से हमारे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट यहां पर आ गया। तो आई होप ये पूरी चीज आपको यहां पर समझ आ गई हो, इतनी कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा सकता है कि स्टेटमेंट्स पे इस तरीके की वहां पर स्टेटमेंट्स डाल दी हो कि बताइए क्या ये रीजंस थे बैंकिंग सिस्टम में डेफिसिट जो हमने विटनेस किया है, तो डेफिनेटली यदि आपको इनमें से कोई भी रीजन वहां पर दिखे तो वो आपकी करेक्ट ऑप्शन वहां पर रहेगी। ठीक है जी। फिर यदि हम बात करें अब इस तरीके की जो लिक्विडिटी कंडीशंस, जो टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस यहां पर आ गई है, इसका इंपैक्ट क्या देखा जाएगा। पहली चीज, एज ए कस्टमर आप खुद ही सोचिए, अब बैंक के पास कैश अवेलेबल नहीं है आपको लोन देने के लिए, बट आपको लोन की जरूरत है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको डेफिनेटली यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो वही चीज अभी भी होगा कि अब कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहां पर बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो बॉन्ड्स का
यदि हम जब वहां पर रिलेशनशिप डिराइव करते हैं प्राइस और यील्ड के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, प्राइस बढ़ेगा तो वहां पर यील्ड कम होती जाएगी, प्राइस ड्रॉप होता जाएगा तो वहां पर यील्ड आपकी बढ़ती जाएगी। अब यहां पर प्राइस ड्रॉप क्यों होगा? क्योंकि बैंक्स के पास भी या लोगों के पास भी, या अगर हम बैंक्स के बारे में बात करें जो उनके द्वारा वहां पर बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, उनके पास पैसा अवेलेबिलिटी नहीं है, प्राइसेस वहां पर कम आने जाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यील्ड्स यहां पर बढ़ जाएंगी। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहां पर रहेगा। उसके अलावा थर्ड आपका मेजर इंपैक्ट क्या है कि इंटर बैंक कॉल मनी रेट, ये एक तरीके का रेट है जिसके आधार पर बैंक्स आपस में लोन की उधारी करते हैं, ठीक है जी। उस तरीके से लोन का एक्सचेंज वहां पर होता रहता है, उधार की ट्रांजैक्शन वहां पर होती रहती हैं। कई बार बैंक्स को अपनी शॉर्ट टर्म जो डिमांड्स हैं, मान लीजिए CRLR और SLR रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो किसी और बैंक से थोड़ा बहुत उधार ले लेंगे, तो आपका इंटर बैंक कॉल मनी रेट के हिसाब से वहां पर काम करता है। तो वो भी आपका रेपो रेट से ज्यादा बढ़ गया कि जब RBI से वो उधार ले सकते हैं उससे ज्यादा उनको वहां पर इंटर बैंक कॉल मनी रेट पे करना पड़ रहा है। तो वो भी हमने यहां पर देखा। अभी तो वैसे अगर हम बात करें पिछले कल की जो अनाउंसमेंट्स यहां पर हुई है, जिसके आधार पर 5.4% से अब आपका रेपो रेट 5.9% यहां पर हो चुका है, 50 बेस पॉइंट्स और बढ़ा दिया गया है। बट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की जो करंट अफेयर्स अपडेशन हो रही है कि करंट आपका रेपो रेट वहां पर क्या चल रहा है, तो वही चीज यहां पर भी दिखाई गई है। हालांकि आपका थोड़ा एक दिन या 2 दिन पुराना डेटा है कि रेपो रेट जब आपका 5.4% था तो उस दौरान आपका जो कॉल मनी रेट वहां पर था वो आपका रेपो रेट से ऊपर चला गया था, 5.85% के अराउंड यहां पर चला गया था। तो ये कुछ इंपैक्ट्स हैं जो कि यहां पर देखे गए हैं। बट सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है वो किसको बियर करना पड़ेगा? आम जनता को, जो कि जिसको वहां पर क्रेडिट की जरूरत है, जो कि चाहते हैं, या बिजनेसेस को जो वहां पर क्रेडिट की जरूरत है, अब उनके लिए थोड़ी बहुत ये कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है ये महंगी हो जाएंगी, अर्थात इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब RBI की कोशिश यहां पर क्या रहेगी कि इसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखा जा सके। अब RBI यहां पर ये भी नहीं चाहेगा कि बिल्कुल लिक्विडिटी डेफिसिट वहां पर आ जाए या बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सरप्लस वहां पर आ जाए। एक स्वीट स्पॉट यहां पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब देखना वही होगा कि आने वाले समय में RBI क्या स्टेप्स यहां पर लेता है। अब यदि ये जो आपकी लिक्विडिटी डेफिसिट यहां पर हुई है बैंकिंग सिस्टम में, यदि इसका मेजर कारण जो एडवांस टैक्स पेमेंट्स की गई हैं कॉर्पोरेट द्वारा सिर्फ वही है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उस तरीके से जो पेमेंट्स की गई हैं टैक्स पेमेंट्स रिटर्न फाइल करते हुए कुछ पैसा वापस भी आ जाएगा, तो दोबारा से लिक्विडिटी आपकी मेंटेन वहां पर हो जाएंगी। बट यदि बाकी फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं, या जो आपके RBI द्वारा वहां पर स्टेप्स लिए गए हैं डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शंस के माध्यम से, जो कि 2 साल बाद आपके एक तरीके से दोबारा कन्वर्ट होंगे कि दोबारा से आपके वो डॉलर्स वापस ले जाएंगे, रुपए दोबारा से इन्फ्यूज कर दिए जाएंगे, तो उसमें भी अभी समय है। बट बाय द मेन टाइम 1 से 1.5 साल के लिए क्या स्टेप्स यहां पर लिए जाएंगे वो तो आने वाला समय हमें यहां पर बताएगा। बट आप भी यहां पर सजेशन दीजिए कि क्या यहां पर किया जा सकता है ताकि इस हिसाब से लिक्विडिटी यहां पर मैनेज की जा सके। तो अब RBI क्या स्टेप्स लेता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीजें हम कोशिश करते हैं फ्यू मिनट सीरीज और शॉर्ट्स के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने की। बट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है एक इंटरेक्शन मेंटेन करके रखना। तो कमेंट बॉक्स का पूरे अच्छे तरीके से यूज कीजिए, बताइए जो आपको 2-3 चीजें जो मैंने आज यहां पर सेशन में पूछी उनके आंसर्स वहां पर कीजिए, और साथ के साथ कुछ सजेशंस भी दीजिए कि क्या यहां पर RBI कर सकता है इस तरीके के डेफिसिट को थोड़ा बहुत सरप्लस में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई होप सभी चीजें समझ आ गई हो। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।